इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स। देखो भाई, जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो मेजरली हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। इसका मीन्स कि जो रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्या बताता है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो जो केमिकल काइनेटिक्स है वो बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। ये क्या बताता है? रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई, मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बी। ठीक है, एक रिएक्शन है जो ए से लेकर के बी जा रही है भाई। ठीक है, तो जो थर्मो वाला टर्म है, जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स वो हमें ये बताएगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। समझ में आ रहा है? वो डेल जी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो जो डेल जी वाला टर्म है वो कहां से आया है? थर्मोडायनेमिक्स से आया भाई। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? फिजिबिलिटी। याद रखना, ये रिएक्शन ए टू बी कन्वर्ट होने में समय कितना टाइम लेगी या कितना फास्ट हो रही है, वो क्या बताएगा? वो बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। समय तो यानी कि जो रेट है वो कौन बताएगा? रेट बताएगा काइनेटिक्स। तो देखो भाई, अगर मेजर में बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। देखो भाई, तो मैंने क्या बोला? जो थर्मोडायनेमिक्स है वो दो टर्म से मिलकर के बन रखा है। एक तो है थर्मो और दूसरा क्या है? डायनेमिक्स। देखो भाई, थर्मो का मीन्स क्या है? जो थर्मो है, थर्मो का मीन्स है हीट, और जो डायनेमिक्स है उसका मीन्स है मोशन। ठीक है, तो यानी कि हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी ऑफ हीट मोशन। हीट मोशन, ठीक है। और याद रखना, जब हीट मोशन होगा तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वर्क। मींस हीट मोशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वर्क में कुछ कन्वर्ट होगा। मतलब हीट से हम किसी कंपाउंड को क्या करेंगे? इधर उधर मूव करेंगे और फिर जाकर के क्या होगा? वर्क डन होगा, जिसके कारण क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं रिजल्टिंग इनटू द वर्क। ठीक है, अब देखो भाई, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसके जो फादर हैं, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी, वो कौन है? फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है निकोलस लियोनार्ड सेडी कार्नोट। क्या है? मैं लिख देता हूं, निकोलस लियोनार्ड सेडी कार्नोट। देखो भाई, यहां पे आपको एक कार्नोट साइकिल पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो कार्नोट साइकिल दी थी वो कार्नोट ने ही दी थी भाई। सना, इनको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है भाई। ठीक है, तो जनरली मैंने क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है वो बताता है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जो केमिकल काइनेटिक्स है वो बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक्स है वो किसकी बात करता है? रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करता है। अगर ये रिएक्शन ए से लेकर के बी हो रही है तो थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी ऑन द बिहाफ ऑफ डेल जी वैल्यू, और जो काइनेटिक्स है वो बोलेगा ये रिएक्शन होगी तो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स
जो बना हुआ है वो दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, एक है थर्मो, दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मीन्स होता है मोशन, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट मोशन की बात कर रहे होते हैं। और इस हीट मोशन से क्या होता है, कुछ वर्क होता है जिसके कारण क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, निकोलस लियोनार्ड सेडी कार्नोट है। ठीक है, देखो भाई याद रखना, जो कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स को समझा जाता है वो थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ हैं, उनके बिहाफ पे थर्मोडायनेमिक्स को क्या किया जाता है, समझा जाता है भाई। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए लिख देता हूं, रिमार्क। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द कंप्लीट स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कंप्लीट स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स thermodynamics is based on 4 laws of thermodynamics, TD। ठीक है भाई, याद रखना कंप्लीट जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको 4 लॉज जो बने हुए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और एक 0th लॉ है भाई। ठीक है, उसके बिहाफ पे समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 लॉ है, सबसे पहला लॉ है 0th लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TD। दूसरा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TD। और लास्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, तो ये 4 लॉज है जिनके बिहाफ पे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा जाता है भाई, थर्मोडायनेमिक्स को समझा जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखना, ऑल दीज 4 लॉज आर प्योरली कंसिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ओके, ये लॉ जो है वो कंप्लीटली ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन का अपना एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड है भाई। समझ आया, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। समझ आया, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल दीज 4 लॉज, ऑल दीज 4 लॉज आर प्योरली consequence of human experiences। ठीक है, and there is not theoretical proof for any of these 4 laws। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि याद रखना, ये जो सारे लॉज हैं ये क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सामने इसके लिए कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है भाई। ठीक है, तो देखो याद रखना, अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है वो है ये मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं या सिस्टम है उनके लिए एप्लीकेबल है भाई। समझ में आया, याद रखना, सबसे पहला क्या है लिखो, देखो भाई ये है जो थर्मोडायनेमिक्स है, TD इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो देखो भाई याद रखना, जो थर्मोडायनेमिक्स है
वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए लगता है, याद रखना। समझ में आया? एक बात देखो, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है, समझ में आया, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स है भाई, समझ में आया? तो याद रखना थर्मोडायनेमिक्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल, मैंने कहा ये छोटा वाला पार्टिकल, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की कोई प्रॉपर्टी नहीं बताता है, समझ में आया? ये पूरा जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में डिस्कस करेगा। किसके बारे में डिस्कस करेगा? ग्रुप के बारे में डिस्कस करेगा भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला जो है याद रखना, अगर मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, मैंने कहा एक प्रोसेस है, ये ए है इनिशियल स्टेज और ये बी जो है ये है प्रोडक्ट, जिसको फाइनल स्टेज बोला है। ये ए है इनिशियल स्टेज और ये जो बी है वो है फाइनल स्टेज। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, हमेशा इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज की बात करता है। कोई भी रिएक्शन कैसे हुई, उसका पाथ क्या था, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो क्या लिखूंगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट initial and final state of a thermodynamic process. Initial and देखो भाई, तो थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी लिमिटेशन क्या बोली, ये इनिशियल और फाइनल स्टेज के बारे में। याद रखना कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसके इनिशियल मींस ए की नॉलेज देगा, बी की नॉलेज देगा, लेकिन याद रखना ए से बी के कन्वर्जन में क्या मैकेनिज्म थी, क्या पाथ फॉलो हुआ, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दे पाएगा भाई, ठीक है। अगला बात करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं इट डज नॉट गिव एनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन, समझना है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि थर्मोडायनेमिक्स केवल फिजिबिलिटी बताता है, रेट ऑफ द रिएक्शन पे बात नहीं करता है। तो 2 लिमिटेशन सफिशियंट है भाई, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई, अगला क्या आएगा, देखो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, समझ आया। तो मैं बात करूंगा बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात करूंगा? बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात करेंगे? बेसिक टर्म्स हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स में 3 टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहला है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग और तीसरा है बाउंड्री। देखो भाई, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में वाटर रखा हुआ है और मुझे क्या करना है, इस वाटर को हीट देना है और हीट देने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि हीट के साथ इसकी क्या प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हो रही है भाई, ठीक है। तो यहां पे याद रखना हम बात कर रहे हैं वाटर की, समझ में आया। थर्मोडायनेमिक्स में जिस चीज की स्टडी हम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या बोला? जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। तो क्या बोला? एनीथिंग अंडर द इन्वेस्टिगेशन, एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो भी चीज इन्वेस्टिगेशन में है उसको बोलते हैं सिस्टम। और ये जो सिस्टम है बहुत छोटा पार्ट होता है भाई यूनिवर्स का, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पे हमारे पास क्या है, देखो ये वाला जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ये है सिस्टम, ये जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टम है। सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़ करके जो रेस्ट पार्ट है,
मतलब इसके बाहर का जो भी पार्ट है, सिस्टम के बाहर का जो भी पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है सराउंडिंग। ठीक है, तो यानी कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एनीथिंग बियॉन्ड सिस्टम। क्या बोल सकता हूं? एनीथिंग बियॉन्ड सिस्टम, बियॉन्ड सिस्टम। समझा? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। अब देखो भाई, जो अगला है वो है बाउंड्री। देखो, जो बाउंड्री होती है वो रियल होती है और इमेजिनरी भी होती है भाई। ठीक है, अगली बात करेंगे हम बाउंड्री। तो देखो भाई, जो बाउंड्री है वो क्या होती है? रियल भी होती है और इमेजिनरी भी होती है। बाउंड्री का काम क्या होता है? चीजों को सेपरेट करना। तो मैंने क्या बोला आपसे? जो बाउंड्री है वो क्या होती है भाई? ये रियल भी होती है, रियल, और सम टाइम क्या भी होती है? इमेजिनरी भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। ठीक है, ये क्या करता है? सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करता है? अलग करता है भाई। ठीक है, देखो पेन को फॉलो करो। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है भाई, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बाउंड्री। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, क्या बोला है? देखो मैंने क्या बोला है? जो हमारा बाउंड्री है उसका काम क्या होता है? सेपरेट द सिस्टम, सेपरेट द सिस्टम या सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? बाउंड्री बोला जाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो फिगर है इसमें क्या है? ये है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर है उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। यहां पे आपको फ्लास्क दिख रहा होगा, ये फ्लास्क का जो बाहरी सरफेस है इसको क्या बोला जाता है? बाउंड्री बोला जाता है, बाउंड्री बोला जाता है। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट है बाहर का, ये पूरा जो फिगर का व्हाइट पार्ट दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई सिमिलरली अब मैं कैसे बताऊंगा कि बाउंड्रीज जो होती है वो रियल भी होती है और इमेजिनरी भी होती है। याद रखना, बचपन के दिन याद करो भाई, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट खेलते तो क्या होता था? हम बोलते थे कि इस खेत के पार क्या है? 6 है, या इस खेत के पार जो है 4 है। ठीक है, तो वहां पे बाउंड्री क्या होती थी? इमेजिनरी होती थी, हम इमेजिन कर लेते थे कि वो बाउंड्री है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी चीजों की जो बाउंड्रीज है वो क्या होती है? इमेजिनरी होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल काफी अच्छा मैं आपको दे देता हूं। देखो ये हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, सर मैं जहां पे क्या कर रहे होते हैं? प्लेयर खेल रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो जो क्रिकेट ग्राउंड है वो क्या है? सिस्टम है, सिस्टम है। जो क्रिकेट ग्राउंड है वो है सिस्टम। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड में 4 और 6 लगे होते हैं, बाउंड्री बोलते हैं ना, बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री। क्रिकेट ग्राउंड जहां पे 4 और 6 होता है उसको क्या बोलता है? बाउंड्री। जो फील्ड को क्या करता है? ऑडियंस से अलग करता है, इसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, और उसका जो बाहर का पार्ट होता है, जो रेस्ट पार्ट होता है, जहां पे ऑडियंस वगैरह बैठी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। सही है, तो याद रखना जो क्रिकेट ग्राउंड है वो अगर सिस्टम है तो याद रखना जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज मीन्स जहां पे 4 और 6 होता है उसको बाउंड्री बोलते हैं, और बाउंड्री के बाहर जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग है। तो बाउंड्री के बाहर जो भी है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोला जाता है भाई। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगला वाला याद रखना टाइपोलॉजी है। समय अगला वाला जो पार्ट है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करूंगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो भाई, ऑन द बिहाफ ऑफ मास एक्सचेंज, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ मास एक्सचेंज। किसकी बात करूंगा? मास एक्सचेंज, मास एक्सचेंज की बात करूंगा भाई। ठीक है, इसके बिहाफ पे सिस्टम को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला जो है वो है ओपन सिस्टम।
दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो भाई, सबसे पहला जो है वो है ओपन सिस्टम। सबसे पहला जो है वो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, देखो फिगर सेकंड देखो, उसमें एक क्या है, कप है जिसमें क्या है, चाय है। तो याद रखना ये कप खुला है, तो इसमें क्या होगा, याद रखना कुछ जो टी के पार्टिकल्स थे वो क्या चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। मींस यहां पर क्या हो रहा है, हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है जिसको एनर्जी बोला है, और किसका भी, मास यानी कि मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा हीट और मास या मैटर और एनर्जी कुछ भी बोल सकते हैं। हीट को हम क्या बोल सकते हैं, हीट को हम एनर्जी बोल सकते हैं, और मास को क्या बोल सकते हैं, मैटर। तो हीट और मास दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, जो ओपन सिस्टम है उसमें लिख सकता हूं इन विच mass and energy both can be exchanged between system and surrounding। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मास या मास और हीट बोल सकता हूं, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो ओपन सिस्टम वो हुआ जिसमें मास और एनर्जी दोनों क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, दूसरे फिगर का दूसरा पार्ट देखो भाई। अब उस कप के ऊपर कुछ लीड रख दिया है समय, जिससे मास का ट्रांसफर नहीं होगा। मास तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी कि हीट ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यानी कि क्लोज सिस्टम होता है इन विच mass cannot be exchanged but energy can, मास ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है भाई। ठीक है, देखो भाई थर्ड वाला देखो, अगर वही टी इस थर्मस में रख दी तो क्या होगा, अब ना तो हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। समझ में आया? तो ये सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो क्या बोलोगे आइसोलेटेड सिस्टम का, इन विच नाइदर मास nor energy can be exchanged between system and surrounding। तो देखो क्या बोला, तीन सिस्टम बताए थे, समझ में आया? देखो पहला जो बताया था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो रहे थे। इसमें हीट एक्सचेंज हो रहा था, मास एक्सचेंज नहीं हो रहा था। और इस वाले में क्या था, ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है और ना ही क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक बात याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स है जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी और मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया? एक चीज बहुत ध्यान से याद रख लो भाई, रिमार्क करके लिख लो, रिमार्क। समझ में आया? आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, मींस आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना तो जिसमें हीट ट्रांसफर होगी और ना कभी मास ट्रांसफर होगा। समझ में आया? आइडियल का मतलब देखो, अगर थर्मस में मैंने चाय रखी है तो याद रखना वो पूरा लाइफ टाइम वो चाय ठंडी हो ही ना। लेकिन हमारे थर्मस में ऐसा नहीं होता, एक दिन या 10 घंटे के लिए मैं कम से कम बात करूं तो चाय क्या होगी, थोड़ा गर्म हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है भाई। तो इसका मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है भाई, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। कुछ टाइम के बाद वो क्या कर जाते हैं, हीट तो ट्रांसफर कर ही जाते हैं भाई। ठीक है, यानी कि मैं एक बात बोलूंगा आपसे कि आइडियल जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। आइडियल आइसोलेटेड system is not possible। ठीक है, तो देखो भाई एक अब क्विक रिवाइज ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखो भाई
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं भाई, एक है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? ये बताता है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, और याद रखना काइनेटिक्स क्या बताता है? ये बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखो भाई याद रखना थर्मोडायनेमिक्स मैंने बात की थी, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का जो अर्थ होता है वो होता है हीट, जो थर्मो का जो मीन्स है भाई, थर्मो का मीन्स है हीट, और याद रखना डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हीट मोशन की बात करते हैं भाई, हीट मोशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो याद रखना थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं? हीट मोशन की बात करते हैं, यानी कि हमने किसी चीज को हीट दी, हीट देने के बाद उसमें वर्क डन हुआ और क्या हुआ? प्रोडक्ट बना भाई। ठीक है, तो यानी कि हीट मोशन का जो कंसिक्वेंस है या रिजल्टेंट है वो क्या है? वर्क डन है भाई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अगर कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स की स्टडीज 4 लॉज के बिहाफ पे की जाती है। सबसे पहला था 0th लॉ, दूसरा था फर्स्ट लॉ, अगला है सेकेंड लॉ, लास्ट है थर्ड लॉ। ठीक है भाई, तो ये 4 लॉज है जिनके बिहाफ पे थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया जाता है भाई। ठीक है, देन उसके बाद बताए थे बेसिक टर्म। बेसिक टर्म में क्या था? एक था सिस्टम, दूसरा था सराउंडिंग और तीसरा था बाउंड्री। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम, रेस्ट पार्ट, उस सिस्टम को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, और याद रखना सिस्टम को जो सराउंडिंग से अलग करता है, सिस्टम को जो सराउंडिंग से अलग करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। और जो बाउंड्री होती है वो क्या भी हो सकती है? रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अगली बात बताई थी मैंने आपको, याद रखना टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो याद रखना सिस्टम 3 टाइप के बताए थे। पहला सिस्टम था ओपन सिस्टम, दूसरा सिस्टम था क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा सिस्टम जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो भाई हम बात करेंगे इसमें किसका? मास एक्सचेंज की, और दूसरा बात करेंगे एनर्जी एक्सचेंज की। देखो भाई ये जो मास है बहुत टाइम पे इस पे मैटर एक्सचेंज भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैटर एक्सचेंज ठीक है। एनर्जी को हीट भी बोला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी हीट का ही तो एक क्या है? फॉर्म है भाई। तो देखो भाई याद रखना ओपन जो सिस्टम होता है उसमें मास भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। क्लोज जो सिस्टम है उसमें मास एक्सचेंज नहीं होता, केवल एनर्जी एक्सचेंज होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास एक्सचेंज होता है और ना ही क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होता है भाई। ठीक है, एक बात रिमार्क मैंने आपके लिए लिखी थी, क्या? आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखा था? आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। क्यों? देखो भाई मैंने बोला था ऐसा थर्मस नहीं बन सकता कि जिसमें क्या है? लाइफ टाइम जो हमारा टी है, चाय है, वो गर्म रहे भाई। समझ में आया? ठीक है, यानी कि वो कभी ना कभी ठंडी हो जाएगी। तो हमारे पास आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, केवल ऐसा सिस्टम है कि जो 10 से 15 घंटे तक मैक्सिमम हो, अच्छी बोतल हो। समझ में आया? तो वो क्या कर सकता है? 15 से 20 घंटे तक क्या रख सकता है? आपकी जो चाय पानी है, चाहे आपका टी है, उसको गर्म रख सकता है भाई। ठीक है, तो इट मीन्स आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।